Hello and welcome to SPM IS Academy. Today we will analyze important newspaper articles of 1st August 2020. Please note you can download the PDF version of today's newspaper analysis by clicking the link given in the comment section. You can download the PDF version of June 2020 magazine from our website spmisacademy.com. You can also join our WhatsApp group through the link given in the description section for more study materials. This is the list of the topics that we will cover from today's newspaper. And the first article is taken from editorial segment. It is about declining female labor force participation. And this topic is important from our syllabus paper 4 Indian economy point of view, especially from the subtopic inclusive growth point of view. तो इस आर्टिकल को समझने के लिए पहले हमें समझना होगा अबाउट दिस टर्म लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट। तो इसका सिंपल सा डेफिनेशन है, लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट इज डिफाइंड एज द सेक्शन ऑफ वर्किंग पॉपुलेशन इन एन एज ग्रुप। जो वर्किंग पॉपुलेशन की एज ग्रुप मानी गई है वर्ल्ड वाइड वो है 16 to 64 ईयर्स। सो द सेक्शन ऑफ वर्किंग पॉपुलेशन एज ग्रुप इन एन इकोनॉमी करेंटली एम्प्लॉयड और सीकिंग एम्प्लॉयमेंट। So, and according to data released by NSSO, National Sample Survey Organization, overall labor force participation rate in our country is nearly 50%. तो जब हम बोलते हैं कि लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन हमारे देश में 50% है, इसका क्या मतलब है वो ज़रा समझते हैं। ये डेफिनेशन अपने आप क्लियर हो जाएगा। तो देखो इसका सरल सा मतलब है कि जो वर्किंग एज ग्रुप है हमारे देश के अंदर, वर्किंग एज पॉपुलेशन हमारे देश के अंदर, दैट इज़ एज ग्रुप फ्रॉम 16 to 64 ईयर के जो भी पॉपुलेशन है हमारे देश में वो है लगभग 80 करोड़। और जब हम बोलते हैं कि लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट इज़ 50%, इसका मतलब है कि जो भी वर्किंग एज पॉपुलेशन के लोग हैं उनके बस उनका 50% पॉपुलेशन ही ऐसा है जो या तो नौकरी कर रहा है या तो नौकरी ढूंढ रहा है। इट्स नॉट दैट कि सब लोगों को नौकरी मिली हुई है। तो वर्किंग एज पॉपुलेशन है 80 करोड़, यानी कि 16 से 64 साल की उम्र के लोग हैं 80 करोड़ के आसपास, और उसमें से सिर्फ 40 करोड़ लोग ही या तो नौकरी कर रहे हैं नहीं तो नौकरी एक्टिवली ढूंढ रहे हैं। दैट इज़ द मीनिंग व्हेन वी से दैट लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट इज़ 50%। और अगर ये तो ओवरऑल लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट की हमने बात की, और अगर फीमेल लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट की हम बात करें देन दैट इज़ इवन लेस। फीमेल लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट इज जस्ट 23.3% इन आवर कंट्री, जो बहुत कम है। तो अब ज़रा देखते हैं कि आखिर ट्रेंड कैसा रहा है फीमेल लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट का। देखो, एक तो फीमेल लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट हमारे देश में कम है, ये तो अपने आप में वरिंग ट्रेंड है। जब हम कहते हैं कि फीमेल लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट 23% है, इसका मतलब ये है कि जो फीमेल पॉपुलेशन हमारे देश में वर्किंग एज ग्रुप में लाई करती है, 16 to 64 में लाई करती है, उस पॉपुलेशन की बस 23% वुमेन ही ऐसी हैं जो एक्टिवली या तो किसी एम्प्लॉयमेंट में हैं या कोई एम्प्लॉयमेंट ढूंढ रही हैं। तो अपने आप में ये ओवरऑल फिगर कम है। और उससे भी ज़्यादा चिंता की बात यह है, द वरिंग ट्रेंड इज़ कि ये फीमेल लेबर पार्टिसिपेशन रेट कम होता जा रहा है ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम। जिसको बढ़ना चाहिए वो कम होता जा रहा है। फॉर एग्जांपल आप इस फिगर में देखो, 2004-05 में जब सर्वे किया NSSO ने तो पाया गया कि फीमेल लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट इन रूरल एरिया इज़ अबाउट 50%, जबकि इन अर्बन एरिया इट इज़ अबाउट 25%। ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम इट डिक्रीज। 2009-10 में पाया गया कि फीमेल लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट इन रूरल एरिया इज जस्ट 38%, वाइल इन अर्बन एरिया इट इज़ अबाउट 19.4%। और उसके बाद से आप देखेंगे तो इट हैज़ ऑलमोस्ट स्टैग्नेटेड। और फिर 2017-18 का अगर डेटा देखें तो यू विल फाइंड दैट फीमेल लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट इन रूरल एरिया हैज़ डिक्रीज टू 24%। तो सरल शब्दों में इन 15 सालों में लगभग फ्रॉम 2004 to 2018 50% फीमेल लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट था 2004 में। इन रूरल एरियाज़ वो घट करके 24% हो गया। मतलब जितनी औरतें काम कर रही थी रूरल एरियाज़ में, उसमें से आधी औरतों ने और काम छोड़ दिया है ऑन एन एवरेज। तो द ट्रेंड इज़ वेरी मच बैड एज फार एज रूरल एरिया इज़ कंसर्न। यहाँ पे हमने ट्रेंड भी दिखा रखा है, देखो
और रूरल एरियाज़ में कैसे वर्किंग एज वीमेन की पॉपुलेशन जो एक्चुअली या तो नौकरी ढूंढ रही हैं या नौकरी में एम्प्लॉयड हैं, उनकी रेशियो कितनी कम हुई है इन लास्ट 10 ईयर्स। अर्बन एरियाज़ में भी कम हुई है, देखो फ्रॉम 24% टू 19% देन 20। अर्बन एरिया में भी कम हुई है, लेकिन वो मोर और लेस स्टैगनेंट है पिछले 10-12 सालों में। So this is the worrying trend. Overall, female participation rate is low and that too is decreasing. अगर इंडिया की बात की जाए, इंडिया की फीमेल लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट की बात की जाए, तो इंडिया बस 9 कंट्रीज से आगे है, ओनली 9 कंट्रीज से आगे है हमारा देश। और वो 9 कंट्रीज आप देखेंगे तो ज़्यादातर वो इस्लामिक कंट्रीज है जहाँ पे फीमेल के लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन पे वैसे ही काफ़ी रिस्ट्रिक्शन है। कंट्रीज लाइक येमेन, सीरिया, इराक, जॉर्डन, अल्जीरिया, ईरान, सोमालिया, मोरक्को, इजिप्ट। यहाँ पे आप गौर कर सकते हैं, यू विल फाइंड दैट इंडिया इज़ लैगिंग बिहाइंड इवन पाकिस्तान एंड अफगानिस्तान as far as female labor force participation rate is concerned. तो अब जरा देखते हैं व्हाट आर द फैक्टर्स रेस्पॉन्सिबल फॉर डिक्लाइनिंग फीमेल लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट। सबसे पहला फैक्टर है इंक्रीजिंग जीडीपी एंड फैमिली इनकम्स। तो हमारे देश का जीडीपी लगातार बढ़ रहा है और पिछले 10-12 सालों में ये बढ़ा है। अगर थोड़ा ट्रेंड कम हुआ है तो वो पिछले 3 सालों में हुआ है, अदरवाइज द जीडीपी ऑफ आवर कंट्री हैज़ इम्प्रूव्ड सिग्निफिकेंटली। और इस कारण से ऑन एन एवरेज फैमिली इनकम भी इम्प्रूव हुई है और इस कारण से फीमेल पार्टिसिपेशन रेट इन वर्क फोर्स वो कम हुआ है। तो इस बात को ज़रा समझते हैं कैसे। इन जनरल वीमेन जो एम्प्लॉयड होती हैं वो लो इंसेंटिव वाले जॉब में, लो सैलरी वाले जॉब में, और ज़्यादातर वो फार्म एग्रीकल्चरल सेक्टर में वो एम्प्लॉयड होती है हमारे देश में। हमने देखा रूरल एरियाज़ में 50% फीमेल लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट था 2004-05 में, वो कैसे घट करके 24% पे आ गया, क्योंकि रूरल एरियाज़ में ज़्यादातर वीमेन आर इंगेज्ड इन फार्म सेक्टर, एग्रीकल्चर सेक्टर, और खेतों में जाकर के काम करती हैं। अब धीरे धीरे जब हमारे देश की जीडीपी बढ़ रही है तो जो मेल मेंबर्स हैं इस फैमिली के, उनको ज़्यादा अर्निंग के सोर्सेज मिल रहे हैं, वो फैक्ट्रीज़ में जाकर के काम कर रहे हैं, वो शहरों में जाकर के किसी और एम्प्लॉयमेंट पे इंगेज हो रहे हैं। तो ओवरऑल फैमिली की इनकम बढ़ रही है बिकॉज मेल मेंबर्स आर अर्निंग मोर। और इस कारण से जो वीमेन जो पहले फार्म सेक्टर्स में जाकर के काम करती थी, धीरे धीरे उन्होंने इस तरह की लो इंसेंटिव वाली जॉब को करना छोड़ दिया एंड रादर दे आर नाउ फोकसिंग ऑन डोमेस्टिक एक्टिविटीज़। तो इस कारण से फीमेल लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट कम हुआ है ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम व्हेन इंडिया जीडीपी इज इंक्रीजिंग। दिस कैन बी बेटर एक्सप्लेन्ड विथ गोल्डन यू शेप्ड हाइपोथेसिस। दिस हाइपोथेसिस सेज दैट व्हेन अ लो इनकम कंट्री transitions to a middle income economy, the female participation in labor force declines. इसको इस फिगर की मदद से समझते हैं। देखो क्लॉड गोल्डिन इज़ अ फीमेल इकोनॉमिस्ट, उन्होंने ये हाइपोथेसिस दिया। उन्होंने बताया है कि देखो अगर ये इस वाई एक्सिस पे है वीमेन लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट और एक्स एक्सिस पे है किसी भी कंट्री का जीडीपी या इकोनॉमिक डेवलपमेंट, तो जब एक कंट्री लो इनकम ग्रुप में होता है और जब वो लो इनकम ग्रुप से मिडिल इनकम ग्रुप में जाता है तो फीमेल पार्टिसिपेशन रेट कम हो जाता है, और फिर जब वो मिडिल इनकम ग्रुप से हायर इनकम ग्रुप में जाता है तो फीमेल पार्टिसिपेशन रेट इन वर्कफोर्स बढ़ता है। क्यों, वो भी उन्होंने समझाया है। क्योंकि जब कोई कंट्री लो इनकम ग्रुप में होता है तो वहाँ की जो विमेन होती हैं, क्योंकि उस देश में अगर लो इनकम ग्रुप में वो आता है यानी कि ओवरऑल काफ़ी गरीबी है उस देश में, और जब काफ़ी गरीबी होती है तो विमेन भी जो भी काम उनको आता है वो उसमें इंगेज होती हैं। फॉर एग्जांपल वो फार्म एक्टिविटीज़ में भी इंगेज हो जाती हैं, खेतों में जाकर के काम करती हैं। तो इस तरीके से पुअर कंट्रीज़ में वीमेन या फीमेल लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट हाई होता है एंड मोस्टली द फीमेल आर इंगेज्ड इन लो इंसेंटिव जॉब्स लाइक फार्म एक्टिविटीज़। जब धीरे धीरे उस देश की जीडीपी इंप्रूव होती है, इकोनॉमिक डेवलपमेंट इंक्रीज होती है और वो लो इकोनॉमिक से मिडिल इकोनॉमिक जोन में आता है, तो फिर उससे होता क्या है कि फार्म सेक्टर का थोड़ा मैकेनाइजेशन हो जाता है। फार्म सेक्टर का मैकेनाइजेशन का होने का मतलब है कि अब यहाँ पे लोग ट्रैक्टर्स यूज करने लगेंगे, पंप्स यूज करने लगेंगे खेती के लिए, तो इस कारण से फार्म सेक्टर में लेबर्स की रिक्वायरमेंट कम हो जाती है और इस कारण से फीमेल के लिए अब एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी इन फार्म सेक्टर कम हो जाता है। उसके अलावा जब एक कंट्री की ओवरऑल जीडीपी बढ़ती है और वो लो इनकम ग्रुप से मिडिल इनकम ग्रुप में आता है तो अर्निंग ऑफ द हस्बैंड्स या फिर ओवरऑल मेल मेंबर्स ऑफ द फैमिली वो इंक्रीज होती
होती है, तो उस कारण से वीमेन आर नो लॉन्गर रिक्वायर्ड टू एक्ट और वर्क इन सच लो इंसेंटिव जॉब्स, रादर दे फोकस ऑन डोमेस्टिक एक्टिविटीज़, हाउस होल्ड एक्टिविटीज़। वापस से जब ये मिडिल इनकम इकोनॉमी से वो हायर इनकम इकोनॉमी में वो जाता है, जब वो डेवलप्ड कंट्री बनने लगता है, तो वापस से वीमेन के लिए ज़्यादा से ज़्यादा इकोनॉमिक एक्टिविटीज़, इकोनॉमिक एवेन्यूज़ ओपन होने लगती हैं। वीमेन आर नाउ इंगेज्ड इन हाई एंड एक्टिविटीज़, हाई इंसेंटिव एक्टिविटीज़, कोई डॉक्टर बनता है, कोई लॉयर बनता है, और इस तरीके से फिर से फीमेल लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन इंक्रीज होता है इन अ डेवलप्ड कंट्री और हाई एंड इकोनॉमी। तो इस तरीके से ये यू कर्व है, गोल्डिन्स यू शेप्ड हाइपोथेसिस, दैट एक्सप्लेन्स कि हाउ व्हेन ए कंट्री मूव्स फ्रॉम लो इनकम टू मिडिल इनकम, वहाँ पे वीमेन की लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन कम होती है। इसको फिर से इस डाटा से भी हम जस्टिफाई कर सकते हैं। देखो, जो कई सारे लो इनकम कंट्रीज हैं, यहाँ पे उन सारे कंट्रीज़ का वीमेन लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट दिया हुआ है। जो जितना डार्क कलर है ब्लू कलर से, उसका मतलब है कि वहाँ पे फीमेल लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट उतनी ही ज़्यादा है। आप देखेंगे कि ये जो मिडिल अफ्रीकन कंट्रीज है, जहाँ पे गरीबी बहुत ज़्यादा है, दे आर वेरी पुअर कंट्रीज, जैसे कि बुरुंडी, मोजाम्बिक, वहाँ पे फीमेल लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट कितना ज़्यादा है। बुरुंडी में है फीमेल लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट 80%, मोजाम्बिक में 83%। फिर से आप देखेंगे कि मिडिल इनकम कंट्रीज़ में, ब्राज़ील में, इंडिया में फीमेल लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन अर्जेंटीना में कम हो गया, साउथ अफ्रीका में कम हो गया है। और वापस से फिर जो हाई इनकम कंट्रीज हैं जैसे कि कनाडा, नॉर्वे, वहाँ पे फीमेल लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट वापस से इंक्रीज हुआ है। इवन इन यूएस फीमेल लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट इज़ हाई। तो दैट यू शेप्ड हाइपोथेसिस इज वेल एक्सप्लेन्ड विथ द डेटा ऑल्सो एब्जॉर्ब्ड अक्रॉस द वर्ल्ड। ये जो लो इनकम कंट्रीज हैं, बुरुंडी, मोजाम्बिक, यहाँ आएंगे, इंडिया, साउथ अफ्रीका, ब्राज़ील यहाँ आएगा, और यूएस, कनाडा, नॉर्वे, ये सब यहाँ आएंगे, जहाँ पे अगेन फीमेल लेबर पार्टिसिपेशन रेट ज़्यादा है। एज आई सेड, इंडिया विल लाई इन दिस मिडिल इनकम जोन। और इंडिया का कैसा है कि इंडिया इज मूविंग फ्रॉम दिस लो इनकम जोन टू मिडिल इनकम जोन। इंडिया की जीडीपी बढ़ रही है और इस कारण से फीमेल लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट कम हो रहा है। ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम जब हमारी जीडीपी बढ़ेगी तो नेचुरली फीमेल लेबर पार्टिसिपेशन रेट भी बढ़ेगा। और भी कुछ फैक्टर्स हैं दैट हैव लेड टू डिक्लाइन इन फीमेल लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट, जैसे कि इकोनॉमिक स्लोडाउन। तो पिछले 2-3 सालों में जो इकोनॉमिक स्लोडाउन आया, इस कारण थोड़ी सी अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ी है, एंड दैट अनएम्प्लॉयमेंट हैज़ लेड टू आउटिंग और मूविंग आउट ऑफ वीमेन फ्रॉम लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन। उसके अलावा जो एक तीसरा सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर है, उस बात को समझो। देखो, राइट टू एजुकेशन एक्ट लेकर के आई भारत सरकार 2009 में। उसके पहले ही 86th अमेंडमेंट एक्ट करके हमने राइट टू एजुकेशन को एक फंडामेंटल राइट बना दिया अंडर आर्टिकल 21A। तो इससे हुआ क्या कि अब गांव-गांव में भी सब लोगों को एजुकेशन फैसिलिटी मिलने लगी, इंक्लूडिंग गर्ल चाइल्ड। तो अब हो क्या रहा है कि धीरे धीरे एजुकेशन का लेवल इंक्रीज हो रहा हमारे देश में, इवन इन रूरल एरियाज़। और जब रूरल एरियाज़ में एजुकेशन का लेवल इंक्रीज हुआ है, तो अब वहाँ पे जो एजुकेटेड रूरल वीमेन हैं, उनको उनकी हिसाब से एम्प्लॉयमेंट नहीं मिल पा रहा है, क्योंकि अब जब वो एजुकेटेड हो गई हैं, देन दे डोंट वांट टू गो एंड वर्क इन एग्रीकल्चरल फील्ड्स। और इस कारण से, और एग्रीकल्चरल फील्ड्स में तो वैसे भी मैकेनाइजेशन हो रहा है, धीरे धीरे ट्रैक्टर्स यूज किए जा रहे हैं, थ्रेसर्स, पंप्स यूज किए जा रहे हैं, तो विमेन के लिए वैसे भी एग्रीकल्चरल फील्ड में काम कम है। और जब वो पढ़ लिख गई हैं तो दे नेचुरली डोंट वांट टू वर्क इन दीज एग्रीकल्चरल फील्ड्स। उसके अलावा जो गांव के लोग हैं, जो एजुकेटेड यूथ है, जो मेल यूथ है, वो शहरों में जाकर के कमा रहा है बिकॉज ऑफ दिस राइट टू एजुकेशन, तो वो फिर गांव में अपने पैसे भेज रहा है, इसलिए फैमिली की इनकम बढ़ी है। सो नो लॉन्गर नाउ वीमेन आर रिक्वायर्ड टू गो एंड वर्क इन एग्रीकल्चरल फील्ड। और जो तीसरा सबसे इंपॉर्टेंट कारण है कि अब वीमेन की ओवरऑल एजुकेशन लेवल बढ़ गई है गाँव के क्षेत्रों में, इन रूरल एरियाज। और मेल मेंबर तो फिर भी गाँव के अलग अलग काम में इन्वॉल्व हो जाते हैं, कोई पोस्टमैन बन जा सकता है, कोई ड्राइवर बन सकता है, कोई मैकेनिक बन सकता है, लेकिन इस तरह की इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ आर स्टिल नॉट ओपन टू वीमेन बिकॉज दे आर एजुकेटेड। और लेकिन फिर भी जो हमारी सोसाइटी है वो काफ़ी पैट्रियार्कियल है, क्लोज माइंडेड है। इस कारण से वीमेन पढ़ लिख तो गई हैं, इस कारण से वो फार्मर या एग्रीकल्चरल फील्ड में काम नहीं कर रहे हैं, और उनके लिए बाकी सारी इकोनॉमिक एक्टिविटी जो मेल मेंबर्स के लिए अवेलेबल है, जैसे पोस्टमैन की जॉब, ड्राइवर, मैकेनिक की पोस्ट, वो फीमेल कर नहीं पा रही। और इस कारण से वीमेन की अनएम्प्लॉयमेंट रेट रूरल एरियाज में खासकर बढ़ी है। सो अब ब्रीफली ये भी देख लेते हैं कि आखिर हमें वीमेन लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट बढ़ाना क्यों चाहिए।
अभी आपके मन में नेचुरल सवाल उठेगा कि सर जब हमारा जीडीपी बढ़ रहा है और वीमेन आराम से घर में बैठ करके भी बेहतर लाइफस्टाइल एंजॉय कर सकती हैं, तो क्या ज़रूरत है हमें वीमेन लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट बढ़ाने की। तो हमें इस बात को समझना है कि देखो, जब तक वीमेन खुद कमाएंगी नहीं, जब तक वो खुद पार्टिसिपेट नहीं करेंगी, तब तक भले हमारे देश की जीडीपी बढ़ रही हो, तब तक हमारे देश में कुछ नेगेटिव आउटकम्स जरूर होते रहेंगे अगर विमेन घर में बैठे रहेंगी तो। इट विल हैव सम सोशल इशूज लाइक डोमेस्टिक वायलेंस, सेक्सुअल अब्यूज, क्योंकि इफ मेल मेंबर ऑफ द फैमिली ओनली अर्न्स एंड द वीमेन आर डिपेंडेंट, फाइनेंशियली डिपेंडेंट ऑन द मेल मेंबर ऑफ द फैमिली, देन इट्स नेचुरल आउटकम इज सच इंसिडेंट्स लाइक डोमेस्टिक वायलेंस एंड सेक्सुअल अब्यूज। उसके अलावा जब वीमेन या फीमेल लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट बढ़ता है तो जेंडर गैप कम होता है किसी भी देश में। देखो, जेंडर गैप एक रिपोर्ट पब्लिश करता है वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम हर साल, और जेंडर गैप रिपोर्ट में किसी भी देश को रैंकिंग दी जाती है ऑन द बेसिस ऑफ डिफरेंस बिटवीन द ओवरऑल लाइफस्टाइल ऑफ मेल एंड फीमेल मेंबर्स ऑफ दैट कंट्री। और 4 बेसिक इंडिकेटर लिए जाते हैं: हेल्थ, एजुकेशन, इकोनॉमी एंड पॉलिटिकल इंटीग्रेशन। तो इन चारों ही सेगमेंट में मेल का ओवरऑल एवरेज देखा जाता है और वीमेन का ओवरऑल एवरेज देखा जाता है, और दोनों का जो डिफरेंस होता है उसको हम कहते हैं जेंडर गैप डिफरेंस। और ये रिपोर्ट पब्लिश करता है वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम। और आप अगर ट्रेंड देखो तो आप देखेंगे कि ये ब्लू कलर से हमने दिखाया है वो कंट्रीज जहाँ पे फीमेल लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट बढ़ रहा है। तो जैसे जैसे फीमेल लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट बढ़ रहा है, आप देखेंगे कि जेंडर गैप कम होता जा रहा है। तो सरल शब्दों में, जब वीमेन खुद इकोनॉमिकली एम्प्लॉयड होती हैं, खुद ही जाकर के एम्प्लॉयमेंट में इंगेज होती हैं, तो जेंडर गैप उस देश का कम होता है। उसमें मेल और फीमेल के लाइफस्टाइल में, एज फार एज दीज 4 इंडिकेटर्स आर कंसर्न्ड, हेल्थ, एजुकेशन, इकोनॉमी एंड पॉलिटिक्स, उसमें जो डिफरेंस है वो कमी होती है, और वीमेन enjoys equal rights at par with men. The next article is taken from international segment. It is about Baidu navigation satellite, and this topic is important from our syllabus paper 4 science and technology point of view. देखो, इस आर्टिकल को समझने के लिए सबसे पहले हम समझते हैं जीपीएस सिस्टम के बारे में, ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम के बारे में। तो देखो, जीपीएस सिस्टम यूएस की डिफेंस सिस्टम ने मिल करके, डिफेंस ग्रुप ने मिल करके, उसकी एयरफोर्स ने और उसकी बाकी डिफेंस ग्रुप ने मिल करके जीपीएस सिस्टम को बिल्ड किया है। जीपीएस स्टैंड्स फॉर ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम। इसका दूसरा नाम भी है नवस्टार। और इसका काम क्या है? विथ हेल्प ऑफ दिस एनी वन कैन ऑलवेज ऑब्टेन द पोजीशन इंफॉर्मेशन एनीवेयर इन द वर्ल्ड। तो हम सब आजकल जीपीएस का भरपूर इस्तेमाल करते हैं। किसी जगह को लोकेट करना है तो हम जीपीएस पे लोकेट करके रास्ते के थ्रू चले जाते हैं। सो दैट जीपीएस सिस्टम हैज़ बीन डेवलप्ड बाय यूएस एयरफोर्स। और अब ये ओवरऑल ये जो जीपीएस सिस्टम है ये यूएस के ही कंट्रोल में है। वो बात अलग है कि इसने हमें एक्सेसिबल कराया है तो हम इसका इस्तेमाल करते हैं, बट इट इज़ ओवरऑल डेवलप्ड बाय यूएस एयरफोर्स एंड इट इज़ कंट्रोल्ड बाय द यूएस गवर्नमेंट। और ये जीपीएस सिस्टम काम कैसे करता है वो भी ज़रा देख लेते हैं। तो जीपीएस सिस्टम के लिए 24 इस तरह के सैटेलाइट्स यूएस ने सेटअप किए हैं इन मिडिल अर्थ ऑर्बिट। इस तरह के 24 सैटेलाइट्स हमारे अर्थ के अराउंड घूमते रहते हैं। टुगेदर दे आर नोन एज जीपीएस, ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम और नवस्टार। और इसके होता क्या है कि मान लो कि किसी भी चीज़ को हमें ट्रैक करना है, उसको ट्रैक करने के लिए क्या करना होगा, ये सैटेलाइट उसको पहले ट्रैक करता है। मान लो इस व्हीकल के मूवमेंट को ट्रैक करना है तो ये सैटेलाइट इन 24 में से हर वक्त 4 सैटेलाइट कम से कम एक्टिव जरूर होते हैं एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम इन द डे। तो वो 4 सैटेलाइट एक साथ इस ट्रक को जिसको लोकेट करना है उसको वो उसकी पोजीशन लोकेट करेंगे और फिर उसकी लोकेशन को वो सेंड करेंगे टू अ नियरेस्ट एंटीना सेट। इस तरह के एंटीना सेट लगे होते हैं हमारे मोबाइल फ़ोन के लिए, ट्रांसमीटर के लिए, और इसमें रेडियो वेव्स यूज किए जाते हैं। तो ये सैटेलाइट्स रेडियो वेव्स से इसको पहले तो लोकेट करेंगे, फिर उसकी लोकेशन को सेंड करेंगे टू द नियरेस्ट एंटीना। वो एंटीना से फिर वो पास के किसी ट्रैकिंग सर्वर में जाएगा और उस ट्रैकिंग सर्वर से हम घर बैठे बैठे अपने कंप्यूटर में या मोबाइल में इस ट्रक को हम लोकेट कर सकते हैं। तो इस तरीके से जीपीएस सिस्टम काम करता है।
अब इसके कुछ कॉमन यूजेज हैं, आप सब जानते ही होंगे। ट्रैकिंग डिवाइस की तरह काम करता है ओला उबर के लिए, हमें पता चल जाता है पहले कि हमारा ओला उबर कितने दूर पे है, कहाँ पे है। इट हेल्प्स इन मिसाइल गाइडेड सिस्टम, तो हम जब मिसाइल फायर करते हैं तो उसको इस जीपीएस सिस्टम के थ्रू ही हम गाइड करते हैं कि उसको कहाँ जा कर के हिट करना है। इट इज़ यूज्ड इन मिलिट्री ऑपरेशंस, इट इज़ फ्लाइट्स हमारे जो रन करते हैं दे आर डन और दे आर कंट्रोल विथ हेल्प ऑफ दिस जीपीएस। ट्रेन ट्रैकिंग सिस्टम, ट्रेन कहाँ है उसको भी हम जीपीएस के थ्रू ट्रैक करते हैं। वीमेन के लिए, सीनियर सिटीजन के लिए, चिल्ड्रन के लिए कई सारे सेफ्टी ट्रैकिंग डिवाइस बनाए जाते हैं ऑन द बेसिस ऑफ दिस जीपीएस सिस्टम। एपिडेमियोलॉजिकल कंट्रोल में जीपीएस सिस्टम काम आ सकता है। आपको पता है अभी जो आरोग्य सेतु ऐप है इसी जीपीएस सिस्टम पे ही काम कर रहा हूँ। हमें पहले ही बता देता है कि हमारे एरिया में कौन कौन जगह पे कहाँ कहाँ पे एक कोविड पेशेंट है और इस तरीके से हम उससे बच सकते हैं, उससे दूरी बना रख सकते हैं। वेदर प्रेडिक्शन सिस्टम में जीपीएस सिस्टम काम आ सकता है। तो इस तरह के कई सारे इसके यूजेज हो सकते हैं। देखो एक मैंने प्रैक्टिस क्वेश्चन दे रखा है और ये प्रैक्टिस क्वेश्चन मैंने लिया है फ्रॉम द सैम्पल पेपर रिलीज्ड बाय एपीएससी। आप सबको पता होगा हाल फिलहाल में 2-3 दिनों पहले एपीएससी ने एक सैम्पल पेपर रिलीज़ किया है जिसके दैट इज़ जस्ट टू गाइड यू एस्पिरेंट्स कि किस तरह का अगला एपीएससी प्रीलिम्स एग्जाम होगा। तो सैम्पल पेपर से मैंने एक क्वेश्चन लिया है। द क्वेश्चन सेड दैट इन विच ऑफ द फॉलोइंग एरियाज कैन जीपीएस टेक्नोलॉजी बी यूज्ड। मोबाइल फ़ोन ऑपरेशंस ऑफ कोर्स इसमें यूज होता है, बैंकिंग ऑपरेशंस ऑफ कोर्स इसमें भी यूज होता है, कंट्रोलिंग द पावर ग्रिड, सब हर जगह आजकल जीपीएस सिस्टम का तो हम कुछ ना कुछ यूज करते ही हैं। सो द करेक्ट आंसर विल बी ऑप्शन डी, ऑल ऑफ द अबव 1 2 3। इसके अलावा कुछ और देखते हैं। देखो ये तो जीपीएस है जिसका टेक्निकल नाम है नवस्टार, दैट हैज़ बीन डेवलप्ड बाय यूएस एयरफोर्स। उसके अलावा दुनिया में और सारे कंट्रीज भी हैं जिन्होंने अपना अपना जीपीएस सिस्टम बिल्ड किया है। फॉर एग्जांपल रसिया ने बिल्ड किया है ग्लोनास, दैट इज Russian GPS system, or that acts as a secondary to the GPS system provided by US. तो वो भी मोर और लेस काफ़ी रीजनेबल प्रिसीजन से हमें लोकेशन बता देता है, लेकिन इन जनरल उसको दुनिया भर में हम इस्तेमाल नहीं करते हैं। ग्लोनास को आपने भी कभी इस्तेमाल नहीं किया क्योंकि ज़्यादातर जो मोबाइल कंपनियां जो अपने अंदर चिप लगाती हैं वो जीपीएस वाला चिप लगाती हैं, जीपीएस के थ्रू ट्रैकिंग कराती हैं। बट ग्लोनास हैज़ बीन ऑपरेशनल सिंस 1995। उसके अलावा यूरोपियन यूनियन भी बना रहा है गैलीलियो, और गैलीलियो अभी तक तो ये ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम है लेकिन ये पूरी तरह से ऑपरेशनल नहीं है। उम्मीद की जा रही है कि बाई एंड ऑफ 2020 इट विल बिकम फुल्ली ऑपरेशनल। जापान लेकर के आ रहा है क्वीजेड एसएस, वो अपना एक सिस्टम लेकर के आ रहा है दैट विल बी इट्स ओन ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम बट स्टिल इट इज़ नॉट फंक्शनल। चाइना का है बाइडू और इंडिया का है नाविक। बट इंडिया का जो हमारा सैटेलाइट पोजीशनिंग सिस्टम है ये रीजनल पोजीशनिंग सिस्टम है, मतलब ये पूरे दुनिया को कवर नहीं करेगा। सो देयर आर बेसिकली 2 थिंग्स, ग्लोबल पोजीशनिंग सिस्टम वो पूरे दुनिया के किसी भी लोकेशन को कवर करेगा। तो ये बाकी जो हैं, बाकी जो 5 हैं ग्लोनास, गैलीलियो, क्वीजेड एसएस, बाइडू, दे आर ट्राइंग टू बिकम ए ग्लोबल पोजीशनिंग सिस्टम अलॉन्ग विद द जीपीएस नवस्टार ऑफ यूएस। जबकि हमने बनाया है इंडिया ने नाविक और रीजनल पोजीशनिंग सिस्टम, वो एक पर्टिकुलर रीजन इंडिया के ऊपर हम पोजीशनिंग कर पाएंगे, नेविगेशन कर पाएंगे। अब करंट न्यूज़ देखते हैं। देखो करंट न्यूज़ ये है कि चाइना ने डिक्लेयर किया है कि उसका बाइडू नेविगेशन सैटेलाइट सिस्टम कंप्लीट हो चुका है, मतलब इसका जो जीपीएस सिस्टम है वो फुल्ली फंक्शनल हो चुका है, फुल्ली ऑपरेशनल हो गया। और इसके साथ ही अब दुनिया भर में 3 फुल ऑपरेशनल ग्लोबल पोजीशनिंग सिस्टम जीपीएस सिस्टम हो गए हैं। पहला तो ऑफकोर्स नवस्टार है और जीपीएस है यूएस का, उसके अलावा ग्लोनास ऑफ रसिया का, ये अभी तक 2 ऑपरेशनल थे। नाउ बाइडू ऑफ चाइना इज ऑल्सो ऑपरेशनल एज ए जीपीएस सिस्टम, ग्लोबल पोजीशनिंग सिस्टम। अब जरा समझते हैं हमारे इंडिया का नाविक सिस्टम, जैसा कि मैंने आपको बताया इट्स ए रीजनल पोजीशनिंग सिस्टम। तो देखो नाविक हमने क्यों बनाया पहले ये भी समझ लेते हैं। तो अब जीपीएस तो यूएस का डेवलप्ड है और जीपीएस हमारी इंडियन आर्मी भी यूज करती थी, इंडियन एयरफोर्स भी यूज करती थी। तो इस कारण से हमारी ओवरऑल सिक्योरिटी काफ़ी वल्नरेबल थी, वी वर डिपेंडेंट ऑन यूएस। और इसका हमें सबसे ज़्यादा नुकसान हुआ कारगिल वॉर के टाइम में, जब कारगिल वॉर के टाइम में यूएस ने हमें जीपीएस सर्विस हमारी ब्लॉक कर दी थी कारगिल वाले एरिया में। तो इस कारण से हमारे इंडियन आर्म फोर्सेस को काफ़ी नुकसान हुआ था। उस टाइम में ही भारत ने फैसला कर लिया था कि हम अपना रीजनल पोजीशनिंग सिस्टम तो कम से कम जरूर बनाएंगे। रीजनल पोजीशनिंग सिस्टम मतलब कम से कम हम अपने देश के ऊपर लोकेशन के लिए, नेविगेशन के लिए तो हम अपना कम से कम सैटेलाइट सिस्टम जरूर बिल्ड करेंगे। और तब से इंडिया ने इस पे काम करना शुरू किया और फिर इसरो ने बिल्ड किया इंडियन
रीजनल नेविगेशनल सैटेलाइट सिस्टम। तो हमारा रीजनल है, एक पर्टिकुलर रीजन पे काम करता है, लेकिन ये भी एक नेविगेशनल सिस्टम है, पूरी दुनिया को कवर नहीं करता, इट्स नॉट ग्लोबल, इट्स रीजनल, जिसका नाम हमने रखा है नाविक, नेविगेशन इन इंडियन कॉन्स्टेलेशन। इसके अंदर 8 सैटेलाइट यूज किए जाएंगे, 3 सैटेलाइट इन जियो स्टेशनरी ऑर्बिट एंड 5 सैटेलाइट इन जियो सिंक्रोनस ऑर्बिट। आपको जियो स्टेशनरी और जियो सिंक्रोनस के बीच का अंतर भी जरूर पता होगा। जियो स्टेशनरी इज ओवर द इक्वेटर, अबोव द इक्वेटर, इस तरीके से। इसका टाइम पीरियड लगभग 24 घंटे का होता है और हाइट लगभग 36,000 किलोमीटर की होती है। और जियो सिंक्रोनस सैटेलाइट जो होता है, इट इज़ नॉट ओवर द इक्वेटर, इट इज़ एट सम एंगल विद द जियो स्टेशनरी सैटेलाइट। तो 3 सैटेलाइट हैं जियो स्टेशनरी में और बाकी 5 सैटेलाइट हैं हमारे जियो सिंक्रोनस में। और इट वर्क्स जस्ट लाइक यूएस का जीपीएस सिस्टम का, बट जीपीएस सिस्टम की तरह काम करता है यूएस के, बस इसमें अंतर इतना है कि इट इज़ रीजनल। तो इसका ओवरऑल रेडियस है लगभग 1500 किलोमीटर एंड इट कवर्स इंडियन सब कॉन्टिनेंट। तो ये कंट्री जैसे इंडिया, श्रीलंका, म्यांमार, भूटान, कुछ पार्ट चाइना का और इवन पाकिस्तान, अफगानिस्तान को ये कवर करता है, इंक्लूडिंग इंडिया। तो यहाँ पे हम लोग नेविगेशनल पोजिशनिंग सिस्टम की सर्विस प्रोवाइड कर सकते हैं। इसमें 2 तरह की सर्विस प्रोवाइड की जाती है नाविक के अंदर। स्टैंडर्ड पोजिशनिंग सिस्टम दैट इज अवेलेबल टू ऑल यूजर्स, उसके अलावा रेस्ट्रिक्टेड पोजिशनिंग सिस्टम दैट इज अवेलेबल ओनली टू मिलिट्री एंड सिक्योरिटी सर्विसेज। The next article is taken from national segment. It is regarding 1 year of triple talaq. This topic is important from our syllabus paper 3 governance point of view, especially the subtopic welfare schemes for vulnerable sections. तो सबसे पहले समझते हैं कि ये न्यूज़ आर्टिकल क्या है। तो देखो, आज 1 अगस्त है और पिछले साल 1 अगस्त को 1 अगस्त 2019 ट्रिपल तलाक लॉ इनैक्ट किया गया था, इम्प्लीमेंट किया गया था। इस लॉ का टेक्निकल नाम है, प्रॉपर नाम है द मुस्लिम वीमेन प्रोटेक्शन ऑफ राइट्स ऑन मैरिज एक्ट 2019 एंड दिस 1 अगस्त यानी कि आज का दिन इज़ द फर्स्ट एनिवर्सरी ऑफ दिस ट्रिपल तलाक लॉ। और इस एनिवर्सरी के मौके पे यूनियन माइनॉरिटी अफेयर्स मिनिस्टर मुख्तार अब्बास नकवी साहब ने कहा है कि इस दिन को अगस्त 1 को हमें सेलिब्रेट करना चाहिए एज मुस्लिम वीमेंस राइट डे। उन्होंने एक डेटा रिलीज़ किया जिसके हिसाब से ट्रिपल तलाक की एक्टिविटीज़ में 82% की कमी आई है आफ्टर दिस लॉ। और जिन लोगों ने भी इस लॉ को वायलेट किया है उन सारे लोगों के खिलाफ लीगल एक्शंस भी हुए हैं। तो एक बार जरा समझते हैं कि आखिर ये लॉ द मुस्लिम वुमेन प्रोटेक्शन ऑफ राइट्स एंड मैरिज एक्ट 2019 के इंपॉर्टेंट प्रोविजंस क्या क्या हैं। तो सबसे पहला प्रोविजन है कि सबसे पहले तो ट्रिपल तलाक एक्चुअली क्या कहा जाएगा उसको डिफाइन किया गया है। सो देयर हैव बीन अ प्रॉपर डेफिनेशन। द डेफिनेशन इज दैट तलाक बिदत, और जिसको हम लोग कॉमनली ट्रिपल तलाक कहते हैं, उसका टेक्निकल नाम है तलाक बिदत, रेफर्स टू द प्रैक्टिस अंडर मुस्लिम पर्सनल लॉ वेयर द प्रोनाउंसमेंट ऑफ द वर्ड तलाक thrice in one sitting by a Muslim man to his wife results in an instant and irrevocable divorce. It may be in any form, verbal, written or electronic form. So this practice is known as triple talaq. अब इसमें सबसे बड़ा प्रॉब्लम क्या है कि it is one sided. ये मैन 3 बार तलाक 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 बोलेगा तो डिवोर्स हो जाएगा, बट द सेम राइट इज नॉट एप्लीकेबल फॉर द वुमेन। तो इस कारण से इसको एक तरह का डिस्क्रिमिनेटरी प्रैक्टिस माना जा रहा था। उसके अलावा बाकी प्रोविजंस हैं। दिस एक्ट ऑफ प्रैक्टिसिंग ट्रिपल तलाक हैज़ बीन नाउ डिक्लेयर्ड एज ए कॉग्निजेबल ऑफेंस, और इसको प्रैक्टिस करने वाले को 3 साल की सज़ा हो सकती है। लेकिन इसमें एक और नियम है कि द कंप्लेन कैन बी रजिस्टर्ड ओनली बाय द अग्रीव्ड वुमेन, जिसके खिलाफ ट्रिपल तलाक प्रैक्टिस किया जा रहा है या उसका कोई ब्लड रिलेटिव भी कंप्लेन रजिस्टर कर सकता है। एक बार जरा ब्रीफली समझ लेते हैं व्हाट इज द मीनिंग ऑफ कॉग्निजेबल ऑफेंस। कॉग्निजेबल ऑफेंस का मतलब होता है an offense where a police officer may arrest an accused person without a warrant, उसको हम कहते हैं कॉग्निजेबल ऑफेंस। तो अब ये ट्रिपल तलाक की एक्टिविटी को प्रैक्टिस जो करेगा दैट इज अ कॉग्निजेबल ऑफेंस, तो पुलिस ऑफिसर उसको बिना किसी वारंट के भी अरेस्ट कर सकता है। इसके अलावा देयर हैज़ बीन अ प्रोविजन ऑफ अलाउंस अंडर दिस न्यू लॉ। तो जिस तरह से बाकी कम्युनिटी में आपको पता है एल्यूमनी का कॉन्सेप्ट है कि इफ़ ए विमेन इज डाइवोर्स्ड, तो अगर आपको डाइवोर्स देना भी है तो पहले कैसा था कि मुस्लिम इस्लाम कम्युनिटी के अंदर एक मेहर की रकम का प्रैक्टिस था, और वो मेहर की रकम मैरिज के टाइम में डिसाइड हो जाती थी, और वो मेहर की रकम काफ़ी नॉमिनल होती है, 2000-5000 रुपए इस तरह से होती है, दैट इज जस्ट अ नॉमिनल थिंग। और डिवोर्स के केस में वो बस मेहर की रकम अदा कर रही होती है। बट अब
the women is allowed to have a proper alimony like women of any other religion, और अपनी ज़रूरतों के हिसाब से women अपना allowance मांग सकती है, and court will ensure that the women gets a due allowance, जिससे कि उसकी लाइफ की एक बेसिक स्टैंडर्ड बनी रहे। उसके अलावा there has been now provision regarding custody of minor children, so now it is the women who will decide regarding the custody of the minor children। तो अगर minor children है तो अगर women उसको अपने साथ रखना चाहती है then she can keep that minor children with her। So these are certain provisions that have been brought under this new law, जिसके 1 साल पूरे हो गए हैं। इसकी ब्रीफली एनालिसिस भी कर लेते हैं, देखते हैं इसके क्या फ़ायदे हैं, क्या नुकसान हुए हैं। देखो फ़ायदे तो ऑफ कोर्स कई सारे हैं। मुस्लिम वुमेन नाउ गेट इक्वालिटी एट पार विथ मुस्लिम मेन, इसने कम से कम इक्वालिटी लाया है इस लॉ ने। उसके अलावा दिस प्रैक्टिस वाज अगेंस्ट कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन लाइक कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन ऑफ आर्टिकल 14 दैट प्रोवाइड्स राइट टू इक्वालिटी। इट वाज आल्सो अगेंस्ट द आइडिया ऑफ सेक्युलरिज्म दैट इज गिवन इन आवर प्रीएम्बल। उसके अलावा द प्रैक्टिस ऑफ ट्रिपल तलाक हैज़ कंटिन्यूड डिस्पाइट द सुप्रीम कोर्ट टर्मिंग इट वॉइड इन 2017। तो देखो ये भारत सरकार को ये ट्रिपल तलाक लॉ लाने की जरूरत पड़ी क्यों 2019 में? 2017 में ही सुप्रीम कोर्ट ने ट्रिपल तलाक एक्टिविटी को वॉइड डिक्लेयर कर दिया था। वॉइड मतलब सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया था कि अगर किसी मुस्लिम मैन ने 3 बार तलाक 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 कह भी दिया तो भी उसको डिवोर्स नहीं माना जाएगा। बट फिर भी ये प्रैक्टिस कंटिन्यू हो रही थी इन इस्लामिक कम्युनिटी, और इस कारण से फिर भारत सरकार को लगा कि उन्हें एक नेसेसरी डेटरेंट बनाना होगा, एक कानून बनाना होगा, तभी जाकर के लोग इस प्रैक्टिस को छोड़ेंगे। इस कारण से 2019 में इसको एक लॉ बनाया गया जिसके हिसाब से इसको एक क्रिमिनल ऑफेंस, ट्रिपल तलाक प्रैक्टिस को एक क्रिमिनल ऑफेंस बना दिया गया। लेकिन इसके कुछ चैलेंजेज भी हैं, चैलेंजेज भी हमें अच्छे से समझना होगा। सबसे पहला चैलेंज है कि जो साइकोलॉजिस्ट हैं उनका मानना है कि किसी भी लॉ को क्रिमिनलाइज करने से, किसी भी एक्टिविटी को सिर्फ क्रिमिनलाइज करने से डेटरेंस क्रिएट नहीं होता है। किसी भी लॉ एक्टिविटी को सिर्फ क्रिमिनल एक्टिविटी बना देने से जो ऑफेंडर्स हैं वो उनकी प्रैक्टिस नहीं सुधरती है। तो हमें अवेयरनेस डेवलप करने पे भी काम करना होगा। उसके अलावा सिर्फ कानून बना देने से ट्रिपल तलाक की एक्टिविटी कम नहीं होगी, क्योंकि जो विमेन हैं वो अभी भी कंप्लेन रजिस्टर नहीं करेंगी। देखो आपको तो पहले ही मैं प्रोविजन बता चुका हूं कि ट्रिपल तलाक लॉ में सिर्फ विमेन या उसके क्लोज ब्लड रिलेटिव भी कंप्लेन रजिस्टर कर सकते हैं। तो विमेन क्या सोचती है कि अगर उसके खिलाफ ट्रिपल तलाक प्रैक्टिस हो भी रहा है तो भी वो उसको अभी भी चुपचाप बर्दाश्त कर ले रही है। रीज़न बीइंग कि उसको पता है कि वो अगर अपने हस्बैंड को जेल भिजवा भी देती है देन इन दैट केस शी विल बिकम मोर वल्नरेबल। तो अपने हस्बैंड को जेल भिजवा करके क्या फ़ायदा उसे? तो इस कारण से वो ट्रिपल तलाक चुपचाप से बर्दाश्त कर लेती है अभी भी। उसके अलावा उसको पता है कि इफ़ सी गोज़ टू द पुलिस, इफ़ सी गोज़ टू द कोर्ट एंड इन्फोर्स ट्रिपल तलाक लॉ ऑन हर हस्बैंड हु इज़ इम्पोजिंग ट्रिपल तलाक ऑन हर, तो आसपास की सोसाइटी फिर उसको कंडेम करेगी। सो सिर्फ कानून बना देने से वो लोग फॉलो भी करेंगे, दैट अपीयर्स टू बी डिफ़िकल्ट। और विमेन के लिए इट इज़ स्टिल वेरी डिफ़िकल्ट टू अप्रोच टू द कोर्ट एंड द पुलिस अथॉरिटीज़ इन ऑर्डर टू गेट हर राइट्स इन्फोर्स्ड। सो दिस इज़ अ प्रॉब्लम। This is first challenge regarding this triple talaq law. Mere criminalization will not resolve the problem. उसके अलावा प्रॉब्लम क्या है कि अब जो डिवोर्स हो नहीं पा रहा है बिकॉज द ट्रिपल तलाक लॉ हैज़ बीन नाउ ब्रॉट। सो अब इतनी आसानी से, इतनी ईजिली डिवोर्स हो नहीं सकता जस्ट बाय सेइंग तलाक तलाक तलाक। तो इससे प्रॉब्लम क्या हो रहा है? द प्रॉब्लम ऑफ डोमेस्टिक वायलेंस इज ऑल्सो ऑन द राइज बिकॉज नाउ द कपल हु डू नॉट वांट टू लिव टुगेदर स्टिल दे आर लिविंग टुगेदर इन फियर ऑफ लॉ, दैट अल्टीमेटली इज लीडिंग टू द प्रॉब्लम ऑफ डोमेस्टिक वायलेंस एज वेल। सो दीज आर सम रिपोर्ट्स ऑन द बेसिस ऑफ डेटा फ्रॉम नेशनल NCRB, नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो के डेटा के बेसिस पे हमने ये चैलेंजेस यहाँ पे रखे हैं। उसके अलावा जो दूसरा चैलेंज है दैट द मुस्लिम कम्युनिटी फील्स, सम ऑफ द पीपल इन मुस्लिम कम्युनिटी फील्स कि उनके ऊपर भारत सरकार ज़बरदस्ती ये कानून इम्पोज कर रही है and the government of India is interfering into the internal religious matter of Muslim community, and that is why a sense of alienation is developing in certain community or certain pocket of Muslim community. उनको लग रहा है कि हमारे अंदरूनी मामले में, हमारे religious मामले में भारत सरकार unduly interfere कर रही है. So these are some challenges with respect to this triple talaq law. कंक्लूजन हम कैसे लिखेंगे जरा देखते हैं। देखो
इसमें तो कोई डाउट नहीं है, देयर इज़ नो डाउट दैट ट्रिपल तलाक लॉ इज़ एन इनह्यूमन एक्ट। और जो मुस्लिम मेजॉरिटी कंट्रीज़ हैं जैसे सऊदी अरबिया, मोरक्को, अफगानिस्तान, पाकिस्तान, इन सारे जैसे कंट्रीज़ ने भी पहले बैन कर रखा है ट्रिपल तलाक एक्टिविटी को, तो हमें तो बैन करना ही चाहिए। सो द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हैज़ बैंड इट, हैज़ मेड इट अ क्रिमिनल ऑफेंस, इट इज़ क्वाइट राइट। और जो लोग भी इसको क्लेम कर रहे हैं दैट इट इज़ देयर रिलीजियस प्रैक्टिस, दे आर क्लेमिंग इट इन अ फॉल्स ऑन अ फॉल्स ग्राउंड। रीज़न बीइंग, अगर कई सारे प्रोविजंस देखे जाए, फॉर एग्जांपल अगर एक 19th सेंचुरी की एक बुक देखी जाए रिटन बाय आमिर अली, उसमें उन्होंने साफ साफ बताया है कि प्रॉफेट मोहम्मद हिमसेल्फ डिड नॉट अप्रूव ऑफ ट्रिपल तलाक। और इसी बुक के बेसिस पे, आमिर अली साहब के बुक के बेसिस पे ही सुप्रीम कोर्ट ने अपना जजमेंट सुनाया था 2017 में, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि द प्रैक्टिस ऑफ ट्रिपल तलाक इज नॉट सेंट्रल थीम ऑफ इस्लाम रिलीजन, सो इट कैन नॉट सीक प्रोटेक्शन अंडर आर्टिकल 25। तो ये कहना कि ये हमारे रिलीजन का सेंट्रल थीम है और भारत सरकार उसमें इंटरफेयर कर रही है, सीम्स टू बी अनजस्टिफाइबल। कई सारे मुस्लिम एक्सपर्ट्स हैं, इस्लाम फील्ड के एक्सपर्ट्स हैं, जिनका मानना है कि ट्रिपल तलाक इज नॉट अ प्रैक्टिस दैट कैन बी कंसिडर्ड एज सेंट्रल थीम ऑफ इस्लाम। लेकिन हमें एक बात और समझना होगा, कंक्लूजन में हमें यह भी लिखना होगा कि अपार्ट फ्रॉम क्रिमिनलाइजेशन द गवर्नमेंट शुड वर्क टुवर्ड्स बिल्डिंग अवेयरनेस अगेंस्ट ट्रिपल तलाक, दिस विल अवॉइड एलियनेशन ऑफ मुस्लिम कम्युनिटी। तो जैसे कि मैंने कुछ दिनों पहले एक डॉग मीट वाला, नागालैंड डॉग मीट वाला केस आपके साथ डिस्कस किया था, जहाँ पे मैंने आपको बताया था कि सिर्फ कानून बनाने से लोग उस कानून को मानने लगें, दैट अपीयर्स टू बी डिफ़िकल्ट। हमें लोगों के अंदर एक अवेयरनेस भी डेवलप करनी होगी, हमें एक सोशल एथिक्स बिल्ड करना होगा। तो ये पूरा का पूरा प्रोसेस यहाँ लेकर के आना होगा, तभी जाकर के ट्रिपल तलाक का जो सोशल इविल है हमारी सोसाइटी से, वो पूरी तरह से ख़त्म हो पाएगा। फॉर एग्जाम्पल आप देखो, मुख्तार अब्बास नकवी साहब, वो खुद भी इस इस्लाम कम्युनिटी को बिलोंग करते हैं, उनकी पर्सनल वैल्यू है अगेंस्ट दिस ट्रिपल तलाक। उनको ऐसा लगता है कि दिस इज़ रॉन्ग, सो उनकी अब इंडिविजुअल सेंस ऑफ राइट और रॉन्ग में आ गया है ट्रिपल तलाक। सो इट्स पर्सनल मोरालिटी इज़ कि ट्रिपल तलाक इज़ रॉन्ग। अब सिर्फ कानून बनाने से काम नहीं होगा, ही नीड्स टू कन्विंस द पीपल ऑफ मुस्लिम कम्युनिटी that this practice of triple talaq is wrong, immoral, unjustified। और जब कंसेंसस बनेगा इस्लाम कम्युनिटी के अंदर, मुस्लिम कम्युनिटी के अंदर, when people will be convinced, when they themselves will not practice it, rather than for the fear of law, when they themselves will not practice it, then in that case we will say that the social ethics against triple talaq has been created, and in that case this law will be actually be applicable। In that case the interest of the women will be actually protected। आप देखो यहाँ पे मैंने एक प्रोटेस्ट चल रहा था अगेंस्ट दिस ट्रिपल तलाक लॉ, उसका एक इमेज आपके साथ शेयर किया, जहाँ पे लोग कह रहे हैं द गवर्नमेंट विल चेंज बट द इस्लामिक लॉ कैन नेवर बी चेंज। तो इनका ऐसा मानना है कि ये हमारा इस्लामिक लॉ है और भारत सरकार अनड्यूली इंटरफेयर कर रही है हमारे रिलीजन के अंदर, और भारत सरकार तो बदल जाएगी लेकिन हमारा इस्लामिक कानून कभी नहीं बदलेगा, ट्रिपल तलाक कभी नहीं बदलेगा। तो ऐसे मेंटलिटी को चेंज करने के लिए हमें सोशल एथिक्स बनाना होगा, सिर्फ कानून बनाने से हमारा काम नहीं चलेगा। The next article is taken from economy segment. It is about core sectors ranking by 15%. This topic is important from our syllabus paper 4 Indian economy point of view. देखो ये आर्टिकल कहता है the Ministry of Commerce has released a data regarding core sector of Indian economy, जिसमें पता चला है कि जून मंथ में Indian economy has contracted by 15%। इसका मतलब ये है कि पिछले साल जून मंथ में इंडियन इकोनॉमी की कोर सेक्टर हैज़ कॉन्ट्रैक्टेड बाय 15%। इसका मतलब ये है कि पिछले साल जून मंथ में जो हमारे कोर सेक्टर का ओवरऑल प्रोडक्शन हुआ था इन 2019, जो हमारे 8 कोर सेक्टर्स हैं उसने जो भी प्रोडक्शन किया था इन टर्म्स ऑफ वैल्यू, उससे 15% कम प्रोड्यूस किया है हमने इस साल इन 2020। एंड इट इज़ क्वाइट नेचुरल, क्योंकि देश भर में कई जगहों पे लॉकडाउन, इकोनॉमिक स्लोडाउन है, तो कोर सेक्टर में भी तो स्लोडाउन आना ही था। एंड इट इज़ स्टिल अ गुड साइन, इट इज़ अ साइन ऑफ रिकवरी, क्योंकि मई मंथ में तो हमारा कोर सेक्टर 22% से कॉन्ट्रैक्ट हुआ था, तो जून मंथ में ये सिर्फ 15% से कॉन्ट्रैक्ट हुआ है। सो इट कैन बी कंसिडर्ड एज ए गुड साइन। अब जरा कोर सेक्टर के बारे में ब्रीफली देख लेते हैं। देखो, कोर सेक्टर्स ऑफ इंडियन इकोनॉमी इंक्लूड्स 8 सेक्टर्स। दीज 8 सेक्टर्स आर कोल, क्रूड ऑयल, नेचुरल गैस, रिफाइनरी, इलेक्ट्रिसिटी, फर्टिलाइजर्स, सीमेंट एंड स्टील। इनको आपको जरूर याद करना है अलॉन्ग विद देयर वेटेज, ये प्रीलिम्स एग्जाम में अक्सर आ जाते हैं। इनको कोर सेक्टर क्यों कहते हैं वो भी जरा देख लेते हैं। दे आर नोन एज कोर सेक्टर बिकॉज दे आर द बेसिस, दे आर द मोस्ट फंडामेंटल सेगमेंट और इंडस्ट्रीज ऑफ आर इंडियन इकोनॉमी। इनको कोर इसलिए बोलते हैं बिकॉज दे हैव मल्टीप्लाई
मल्टीप्लायर इफेक्ट, क्योंकि अगर ये नहीं होंगे तो बाकी सारे एक्टिविटीज़ अपने आप रुक जाएंगे। फॉर एग्जांपल जैसे आप देखो स्टील है पार्ट ऑफ कोर सेक्टर। अब अगर स्टील प्रोडक्शन नहीं होगा तो कैसे हमारे कंट्री में फिर ट्रैक्टर्स प्रोड्यूस होंगे, कैसे मशीनरीज प्रोड्यूस होंगे, और मशीनरीज प्रोड्यूस नहीं होंगे या ट्रैक्टर्स प्रोड्यूस नहीं होंगे तो कैसे हमारे देश में एग्रीकल्चर होगा, कैसे हमारे देश में फिर बाकी सारे इंडस्ट्रियल एक्टिविटीज़ होंगे। तो इनका बना जाता है कि इनका मल्टीप्लायर इफेक्ट है, मतलब कि अगर इनकी प्रोडक्शन ज़्यादा होगी तो आगे अपने आप समझ जाओ कि इंडियन इकोनॉमी में बाकी सारे सेक्टर्स में अपने आप ग्रोथ होगा। दैट इज वाई दे आर नोन एज कोर सेक्टर, बिकॉज दे आर द मोस्ट बेसिक पार्ट ऑफ आवर इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट and they mostly produce capital goods. तो अगर इनकी प्रोडक्शन बढ़ गई तो that is a good sign of Indian economy. They are known as drivers of the Indian economy. They have multiplier effect. अब अभी का करंट न्यूज़ देख लेते हैं। देखो ओवरऑल डिक्लाइन तो 15% का आया है, लेकिन फर्टिलाइजर एक अकेला ऐसा सेक्टर है, फर्टिलाइजर इज अलोन अ सेक्टर जिसने ग्रोथ रजिस्टर किया है एज़ कम्पेयर टू 2019, और ये भी काफ़ी नेचुरल है। जब एग्रीकल्चर सेक्टर में थोड़ा ग्रोथ हो रहा है क्योंकि इस साल मानसून अच्छी हुई है तो ज़्यादा खेती भी हो रही है हमारे देश में इस साल, तो नेचुरली फर्टिलाइजर सेक्टर में तो थोड़ा ग्रोथ होना चाहिए। एंड दैट इज़ वाई यू विल सी दैट फर्टिलाइजर इज द ओनली सेक्टर वेयर सम ग्रोथ हैज़ बीन रजिस्टर्ड इन 2020 विथ रेस्पेक्ट टू 2019। अदरवाइज बाकी सारे सेक्टर्स में डिक्लाइन है, और सबसे ज़्यादा डिक्लाइन तो स्टील सेक्टर में है। यू विल सी दैट स्टील सेक्टर हैज डिक्लाइंड बाय अबाउट 34% एज कंपेयर्ड टू 2019 प्रोडक्शन। अब कोर सेक्टर्स के बारे में कुछ और फैक्ट्स रिवाइज कर लेते हैं। ऑलरेडी मैं कई दफ़ा न्यूज़पेपर एनालिसिस में बता चुका हूँ, एक बार इसको ब्रीफली रिवाइज कर लेते हैं। देखो कोर सेक्टर हैज ओवरऑल वेटेज ऑफ अबाउट 40.27% इन IIP इंडेक्स ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन। तो देखो जैसा कि मैंने आपको बताया कि हमारी इंडस्ट्रियल सेक्टर तो काफ़ी बड़ी है, लेकिन उसमें कुछ एक 8 सेक्टर मिला करके कहे जाते हैं कोर सेक्टर, बिकॉज दे आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। लेकिन उसके अलावा भी तो हमारे इंडस्ट्रियल सेक्टर्स हैं। सो कोर सेक्टर ओवरऑल इंडस्ट्रियल सेक्टर का 40.27% वेटेज रखता है। अगर हम पूरी अपनी इंडस्ट्रीज को देखें देन दे कैन बी डिवाइडेड इनटू 2 सेगमेंट, कोर एंड नॉन कोर। कोर के अंदर ये 8 सेक्टर्स आते हैं और उनकी वेटेज ओवरऑल इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन में है 40.27%, जबकि रिमेनिंग 59.63% विल बिलोंग टू नॉन कोर सेक्टर। और कोर सेक्टर के प्रोडक्शन या ग्रोथ को मेजर किया जाता है विथ हेल्प ऑफ एन इंडिकेटर नोन एज IIP इंडेक्स ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन। ओवरऑल हमारी इंडस्ट्रियल सेक्टर के प्रोडक्शन का ग्रोथ मेजर किया जाता है विथ हेल्प ऑफ IIP इंडेक्स ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन, एंड दिस इज मेजर्ड बाय NSO नेशनल स्टैटिस्टिकल ऑफिस ऑन मंथली बेसिस। इसका बेस ईयर है 2011-12 का, और इसके अंदर टोटल 407 आइटम्स रजिस्टर किए जाते हैं। मैं सारा इसलिए आपको रिवाइज करा रहा हूँ क्योंकि प्रीलिम्स एग्जाम में इनसे रिलेटेड सवाल कई दफ़ा आते हैं, डायरेक्ट फैक्चुअल सवाल आते हैं। सो अभी तक जो भी हमने पढ़ा मैंने आपको बताया कि ओवरऑल इंडस्ट्रियल सेक्टर है हमारी। इंडस्ट्रियल सेक्टर को मेजर करने का जो इंडिकेटर है दैट इज IIP। इंडस्ट्रियल सेक्टर को 2 पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं, कोर एंड नॉन कोर, और ओवरऑल IIP के अंदर कोर सेक्टर का वेटेज है 40.27%। अगर IIP की बात करें तो ओवरऑल IIP को 3 पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं, कोर और नॉन कोर में तो डिवाइड कर ही सकते हैं। ऑन द बेसिस ऑफ इट्स प्रोडक्शन इसको बेसिकली 3 पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं, माइनिंग, मैन्युफैक्चरिंग एंड इलेक्ट्रिसिटी। टोटल आइटम्स जैसा कि मैंने आपको बताया 407, लेकिन सबसे ज़्यादा उसमें भी वेटेज होता है मैन्युफैक्चरिंग आइटम्स का। 77% वेटेज होता है मैन्युफैक्चरिंग आइटम्स का इन IIP इंडेक्स ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन में। इससे रिलेटेड एक प्रैक्टिस क्वेश्चन अटेम्प्ट कर लेते हैं दैट केम इन UPSC प्रीलिम्स 2015। विच ऑफ द फॉलोइंग हैज़ हाईएस्ट वेटेज इन कोर सेक्टर। तो ऑलरेडी मैं ये डायग्राम आपके साथ शेयर कर चुका हूँ, ये इमेज, जिसमें आपको पता है कि 8 कोर सेक्टर्स हैं और इन कोर सेक्टर में भी अलग अलग सेक्टर की अलग अलग वेटेज है इन कैलकुलेशन ऑफ कोर सेक्टर। तो आप देखेंगे कि रिफाइनरी की सबसे ज़्यादा वेटेज है 28% है, लेकिन रिफाइनरी इस ऑप्शन में है ही नहीं। तो रिफाइनरी के बाद सबसे ज़्यादा वेटेज है इलेक्ट्रिसिटी की, और इलेक्ट्रिसिटी यहाँ पे है। इलेक्ट्रिसिटी की काफ़ी ज़्यादा वेटेज है कोल से, फर्टिलाइज़र से। इनफैक्ट फर्टिलाइज़र की तो सबसे कम है, ये भी आप याद रखना, और स्टील से भी ज़्यादा है। तो सेकंड नंबर पे इलेक्ट्रिसिटी है, तो करेक्ट ऑप्शन विल बी ऑप्शन बी, इलेक्ट्रिसिटी। The next article is taken from Assam segment. It is about Natasurya Fani Sharma Award. So this question can be asked according to related to this news article. Question can be asked in APSC prelims exam. तो सबसे पहले न्यूज़ देख लेते हैं। व्हाट इज़ द न्यूज़? चीफ मिनिस्टर सर्बानंद सोनोवाल हैज़ प्रेजेंटेड नटासूर्य फनी शर्मा अवार्ड 2020 टू रिनाउंड थिएटर आर्टिस्ट ऐश्वर्य ककाथी एंड भावेश बरुआ एट बान थिएटर इन
Tejpur, and the winners have been rewarded a check of ₹2 lakh each. अब जरा नटा सूर्य फनी शर्मा साहब के बारे में देख लेते हैं. इससे रिलेटेड डायरेक्ट सवाल मेंस में पूछा जा सकता है. तो इनको नटा सूर्य इसलिए बोलते हैं बिकॉज ही इज कंसिडर्ड टू बी द सन इन द फील्ड ऑफ ड्रामा, इन असमीज ड्रामा. सूर्य, नाटक सूर्य से ये टर्म बना है नटा सूर्य. ही वॉज बॉर्न इन तेजपुर इन 1910 एंड आप सबको पता ही होगा इज ए रिनाउंड एक्टर, प्ले राइट, मूवी एक्टर, डायरेक्टर. इन्होंने 4 तो फुल लेंथ प्ले लिखी हैं असमीज की. सबसे जो पॉपुलर है वो है भोग जारा, जिसको कह सकते हैं सेरेमोनियल जग, दैट वाज रिटन इन 1957. इन्होंने कई सारे असमीज फिल्मों में भी काम किया. जो सबसे इम्पोर्टेंट बात आपको याद रखनी है कि जो बिल्कुल पहली असमीज फीचर फिल्म थी जॉयमती, दैट वाज रिलीज्ड ऑन 10 मार्च 1935, जिसको डायरेक्ट किया था ज्योति प्रसाद अग्रवाला साहब ने. उसमें भी काम किया है फनी शर्मा साहब ने. तो जो सबसे पहली फिल्म है जॉयमती, ये आपको याद रखना है. उसके अलावा जो इनकी एक दूसरी सबसे इंपॉर्टेंट फिल्म है जिन्होंने खुद ही बनाया, जिसमें खुद ही इन्होंने एक्टिंग की है, वो है रिगार्डिंग, वो उसका नाम है पियोली फुकान. ये फिल्म का नाम भी है पियोली फुकान. उसमें फनी शर्मा साहब ने खुद ही रोल प्ले किया है पियोली फुकान का. पियोली फुकान आपको पता होगा, अ प्रिंस हु लेटर टर्न इनटू अ पैट्रियट, और जिनको बाद में फांसी भी लगा दी गई. तो और चिन्मो सर ने आपको आसाम हिस्ट्री में जरूर पढ़ा रखा होगा. तो 1955 में इन्होंने फिल्म बनाई पियोली फुकान, जिसमें उन्होंने खुद ही पियोली फुकान का रोल भी प्ले किया एंड ही वाज अ डायरेक्टर ऑफ दिस मूवी. उनकी जो लास्ट फिल्म थी एज एन एक्टर वो थी ईतो सीतो बहुतो, दैट केम इन 1963 एंड ही डाइड इन 1970. In our segment Target UPSC Prelims 2020, today we'll cover topic number 584 to 586. Topic number 584 is about National Infrastructure Pipeline. It is an investment plan unveiled by the central government for enhancing infrastructure in the identified sector for a period of 5 years from 2020 to 25. The funding of the National Infrastructure Pipeline will be jointly made by the center, state and private sector in proportion of 39:22. And it includes both economic and social infrastructure projects. Please attempt this question based on topic number 584. Topic number 585 is about important conservation areas. Agastyavam Biological Park is in Kerala. Dehing Patkai Wildlife Sanctuary, of course, it is in Assam. Tropical Butterfly Conservatory is in Tamil Nadu. Please attempt this question based on topic number 585. Topic number 586 is about new umbrella entities. The Reserve Bank of India is proposing to set up an alternative digital retail payment organization as it aims to prevent a monopoly in a system that currently is dominated by National Payment Corporation of India Limited. The new umbrella entities will set up and manage and operate new payment systems, especially in the retail space. This can comprise of, but not only limited to, ATM, white label point of sale, Aadhaar based payments and remittance services. Please attempt this question based on topic number 586. This is the answer of question number 581 to 583 that we had given in yesterday's newspaper analysis. Today's question can be attempted by students and you can submit the answer in the comment section. We will be sharing answer of these questions in tomorrow's newspaper analysis. That's all from our side for today. Thanks for watching.